नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का बायोमित्रा के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज हम उसी अंतःस्रावी ग्रंथि वाले चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। एक लेक्चर हमारा हो चुका था और उससे आगे वाला पार्ट जो है वो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। हमने उसके अंदर अंतःस्रावी ग्रंथि को शुरू किया था। बेसिक चीज़ें जितनी भी थी जाननी थी शुरुआत के अंदर, चैप्टर के अंदर, वो हमने सारी जानी। और उसके बाद में हमने पीयूष ग्रंथि और हाइपोथैलेमस ग्रंथि के बारे में, यानी कि मास्टर ग्लैंड एंड मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, दोनों के बारे में चर्चा की। आज हम पढ़ेंगे पीनियल ग्रंथि के बारे में। उस क्लास में मैंने आपको कौन सी ग्रंथि कहाँ पे स्थित है इसका भी एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझा दिया, ठीक है, उसकी लोकेशन बता दी ताकि आपको एक मोटा मोटी आइडिया हो जाए कि कौन सी ग्रंथि कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो एक पीनियल ग्रंथि जो हमारी और बचती थी, जिसे हम तीसरी आंख भी कहते हैं, मानव की तीसरी आंख, वो हम पढ़ लेते हैं आज। हमारी ग्रंथि का जो तीसरी प्रकार की ग्रंथि है वो है पीनियल ग्रंथि। सभी लोग उसी चैप्टर में आगे की हेडिंग लगाएंगे पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि, देख पीनियल ग्रंथि के बारे में दो तीन फैक्ट है जो आपको ये ध्यान में रखना है। वैसे आपको पता है, आसान आसान से फैक्ट है और सवाल यहाँ से बनेगा, ठीक है, सिंपल से सवाल बनेंगे। सबसे पहले तो पीनियल ग्रंथि जो होता है इसे थर्ड आई ऑफ ह्यूमन कहा जाता है। थर्ड आई ऑफ ह्यूमन, इसका रीजन क्या है? मनुष्य की तीसरी आंख, है ना, तीसरी आंख कहा जाता है इसको, क्योंकि इसकी जो लोकेशन है ना, जो स्थिति है ना, जैसे ये दो आंख है और तीसरी यहाँ पे, जैसे शिव जी की तीसरी आंख कहाँ पे होती है? यहाँ पे होती है। तो ठीक यहाँ पे भी पीनियल ग्रंथि स्थित होती है। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है कि ये थर्ड आई ऑफ ह्यूमन है। ठीक है, तो ये कहाँ पे हो जाएगी, इसकी स्थिति आपसे अगर कोई पूछ ले कि पीनियल ग्रंथि कहाँ पे स्थित होती है, तो इतना तो सबको पता है कि पीनियल ग्रंथि जो है वो हमारे मस्तिष्क के अंदर होती है। लेकिन मस्तिष्क के अंदर भी कौन से मस्तिष्क में? अग्र मस्तिष्क में होती है। कौन से मस्तिष्क में? अग्र मस्तिष्क में। अग्र मस्तिष्क के पृष्ठीय भाग में। लो इतना याद रख लो, इससे बाहर क्या जाएगा वो? अग्र मस्तिष्क के पृष्ठीय भाग में, है ना। नॉर्मली तो इतना सा ध्यान रखना है कि मस्तिष्क ग्रंथि जो क्या कहते हैं, पीनियल ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में होती है। मस्तिष्क में भी, अग्र मस्तिष्क में, और अग्र मस्तिष्क में भी पूछा जाए तो पृष्ठीय भाग में। ठीक है, इससे डीप और क्या जाएगा एग्जामिनर? कुछ भी है नहीं। ठीक है, तो ये दो फैक्ट हमारे क्लियर हो गए कि पहले तो इसे थर्ड आई ऑफ ह्यूमन यानी कि मानव की तीसरी आंख कहते हैं, बिल्कुल सही। और दूसरी तीसरी आंख क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अग्र मस्तिष्क के, मतलब लोकेशन है ना, ये यहाँ पे है, अग्र मस्तिष्क के पृष्ठीय भाग में ये पाई जाती है। ठीक बात है। अब एक फैक्ट इसके बारे में और ध्यान में रखना है कि ये सबसे छोटी ग्रंथि है, सबसे छोटी ग्रंथि। आगे हम पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड, वो सबसे बड़ी ग्रंथि होगी। ये सबसे छोटी ग्रंथि है, स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट ग्लैंड आपसे पूछ ले तो वो कौन सी हो जाएगी? पीनियल ग्रंथि। अभी तक हमने पीनियल ग्रंथि के बारे में क्या कहा? थर्ड आई ऑफ ह्यूमन, स्मॉलेस्ट ग्लैंड और अग्र मस्तिष्क के पृष्ठीय भाग में। ये तीन चीजें पीनियल ग्रंथि के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। बताओ, आसान है और हर एक पॉइंट से एक सवाल बन सकता है, बहुत सिंपल सा सवाल। अब हमें पूछ ले कि इससे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो यह मेलाटोनिन हार्मोन स्रावण करती है। मेलाटोनिन, मेलाटोनिन हार्मोन स्रावण करती है। मेलाटोनिन हार्मोन का स्रावण करती है। तो आपसे पूछ ले कि पीनियल ग्रंथि जो है वो कौन से हार्मोन का स्रावण करती है? मेलाटोनिन हार्मोन का स्रावण करती है। और ये जो मेलाटोनिन हार्मोन है, इसे रात का हार्मोन या अंधेरे का हार्मोन कहा जाता है। इसका रीजन भी मैं आपको समझाऊंगा। इसको रात का या अंधेरे का हार्मोन कहा जाता है ना, इसी को रात का या अंधेरे का हार्मोन। तो सिंपल सा सवाल बनेगा, रात का या अंधेरे का हार्मोन है, और वहां पे आपको चार हार्मोन ऑप्शन में मिल जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि रात का या अंधेरे का हार्मोन कौन सा है? मेलाटोनिन हार्मोन है। अब ये जो मेलाटोनिन हार्मोन है, इसके कार्य क्या क्या होते हैं वो हमें देखना है। इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य जो होता है वो होता है जैविक घड़ी में संतुलन स्थापित करना। ये सबको पता है, जैविक घड़ी में संतुलन स्थापित करना। जैविक घड़ी में संतुलन स्थापित करना, संतुलित नहीं है, संतुलन नहीं। जैविक घड़ी में संतुलन स्थापित करना, ये इसका काम हो जाएगा। जितनी बातें मैंने आपको लिखाई, क्या इतनी बातें आपकी क्लियर हैं? जैविक घड़ी में संतुलन स्थापित करना, या फिर मैं ये कहूं कि सोने व जागने की
सोने में जागने की जो स्थिति है उसको नियंत्रित करना, एक ही बात है। सोने व जागने की स्थिति नियंत्रित करना, ठीक है। तो ये इसका काम हो गया। सिंपल सा बात है, हमने कहा कि पीनियल ग्रंथि मेलाटोनिन हार्मोन स्रावन करती है, जिसको रात का हार्मोन या अंधेरे का हार्मोन कहते हैं। अब ये हार्मोन करता क्या है हमारे शरीर में, तब आपको ध्यान रखना है कि एक तो ये जैविक घड़ी में संतुलन स्थापित करना, उसी बात को मैंने दूसरी भाषा में लिखा है सोने व जागने की स्थिति को नियंत्रित करना। एक ही बात है दोनों में। अगर आप सही ढंग से समझ पा रहे हैं कि सोने और जागने की स्थिति यानी कि कब सोना है कब जागना है, ये आपके एक फिक्स शेड्यूल होता है ना। ऐसे नहीं है कि आपको दिन में कभी भी नींद आएगी, नहीं। अगर आपका एक प्रॉपर रूटीन है तो आपको उस वक्त ही नींद आएगी, आप उस वक्त ही जगेंगे, है ना। तो ये एक जैविक घड़ी का काम, जो संतुलन स्थापित करने का काम है, वो किसका हो जाएगा, मेलाटोनिन हार्मोन का हो जाएगा। बताओ, इतनी बातें क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है? अब एक चीज और सुनो, अगर ये जो मेलाटोनिन हार्मोन है इसका उच्च स्तर हो गया, मेलाटोनिन हार्मोन का क्या हो गया, उच्च स्तर हो गया, मतलब ये बहुत ज्यादा मात्रा में स्रावित हो गया, तो ये क्या करेगा, तब ये नींद को प्रमोट करता है, नींद को प्रमोट करता है, नींद को प्रमोट करता है मतलब नींद आने लगती है। यानी कि मेलाटोनिन हार्मोन का लेवल जब ज्यादा हो जाता है तब हमें नींद आने लगती है। और दूसरा इसका उच्च स्तर क्या करेगा, दूसरा जो इसका उच्च स्तर है, दो हार्मोन आपने नाम सुने होंगे, एक तो आपका गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, मतलब गोनेडोट्रोपिन में दो हार्मोन होते हैं, एफएसएच और एलएच। तो एफएसएच व एलएच के लिए संदमनकारी प्रभाव दर्शाएगा, संदमनकारी प्रभाव दर्शाता है। समझ रहे मेरी बातों को? मैंने पीनियल ग्रंथि को लगभग एक ही स्लाइड में पूरा करवाने की कोशिश की। अगर आप समझ रहे हैं तो इसको ध्यान से, अब आपको कैसे लिखना है, पहले आपको यह तो लिखना ही है कि मेलाटोनिन हार्मोन का स्रावन करती है पीनियल ग्रंथि। अब आपको लिखना है मेलाटोनिन हार्मोन के कार्य, है ना, मेलाटोनिन हार्मोन के कार्य, जैविक घड़ी में संतुलन स्थापित करना या फिर सोने में जागने की स्थिति को नियंत्रित करना। समझ गए, ये इसका कार्य हो गया। फिर आपको लिखना है कि अगर मेलाटोनिन हार्मोन का उच्च स्तर हो जाता है, यानी कि इसका जो लेवल ज्यादा हो जाता है, मात्रा सिक्रीशन क्या कह सकते हैं, अमाउंट ऑफ सिक्रीशन ज्यादा हो गया, तब ये क्या करेगा, एक तो नींद को प्रमोट करेगा, यानी कि अंधेरे में आपको नींद ज्यादा आएगी। ये चीज आपने ऑब्जर्व भी की होगी कि जब तक आपके कमरे में बल्ब जल रहा है ना, या फिर कुछ भी ट्यूबलाइट वगैरह जो भी आपके कमरे में अगर जल रही है, तब आपको नींद नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही बंद हो जाएगी 5-10 मिनट में आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। उसका रीजन यही है कि ये जो मेलाटोनिन हार्मोन है ये अंधेरे में ज्यादा सीक्रेट होता है, इसका लेवल ज्यादा हो जाता है, और अंधेरे में अगर ज्यादा इसका लेवल हो जाएगा तो ये काम तो आपको समझ में आ रहा है कि उच्च स्तर होने पर ये नींद को प्रमोट करेगा। सिंपल सी बात है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसको रात का या अंधेरे का हार्मोन क्यों कहते हैं, क्योंकि अंधेरे में ये ज्यादा सीक्रेट होता है और इसका उच्च स्तर क्या करता है, नींद को प्रमोट करता है। दूसरा इसका और एक काम है, उच्च स्तर अगर इसका हो गया तो ये एफएसएच और एलएच के लिए संदमनकारी प्रभाव भी दर्शाएगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही है? पीनियल ग्रंथि क्लियर है? बहुत सिंपल सी बातें मैंने आपको बताई है, बहुत सिंपल बातें बताई है, इनको बस याद रख लो, इससे ज्यादा कुछ भी याद नहीं रखना। ठीक है, इतनी बातें अगर आपको क्लियर है फिर मैं आगे बढ़ूं। एक छोटी सी चीज और आती है इसमें, जेट लेग कंडीशन। वैसे वो आपको नहीं जाननी, फिर भी मैं बता देता हूं आपको। जेट लेग कंडीशन क्या होती है, एक मिनट, अगर आप और भी डीप जाना चाहो तो जेट लेग कंडीशन, पहली बात तो आपसे वो पूछेगा कि जेट लेग कंडीशन का संबंध किस ग्रंथि से है, तो वो पीनियल ग्रंथि से संबंधित। जेट लेग कंडीशन में क्या होता है, अगर आप बहुत ज्यादा लंबी दूरी तय करते हैं, बहुत ज्यादा लंबी दूरी तय करते हैं, चाहे वो पैदल करो या फिर ट्रेवलिंग करो, कुछ भी करो, लेकिन जब आप बहुत ज्यादा लंबी दूरी तय करते हैं तो आपका जो जैविक घड़ी का संतुलन है वो खो जाता है ना, जैविक घड़ी में संतुलन नहीं रह पाता है, अपन के उसमें असंतुलन हो जाता है, जिससे आपको नींद जैसी अवस्था होगी, थकान होगी, तनाव उत्पन्न होगा, तो उस कंडीशन को जेट लेग कंडीशन कहते हैं। कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, बस इतना सा ध्यान रखना, जेट लेग कंडीशन का संबंध पीनियल ग्रंथि से। ठीक है,
एक चीज और ध्यान रखना, जन्मजात अंधे व्यक्तियों में जो मेलाटोनिन हार्मोन है वो ज्यादा सीक्रेट होता है, यानी कि जो व्यक्ति अंधे होते हैं ना उनमें मेलाटोनिन हार्मोन का स्तर ज्यादा होता है। क्यों होता है, रीजन आपको पता है, क्योंकि अंधा है मतलब अंधेरा है, और अंधेरे में क्या होगा, मेलाटोनिन हार्मोन ज्यादा स्थिर होगा। यानी कि ये सारी की सारी चीजें जो है वो कॉमन सेंस की बातें हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, जन्मजात अंधे व्यक्तियों के अंदर मेलाटोनिन हार्मोन का स्तर उच्च होता है। ठीक है, ये पीनियल ग्रंथि आपकी कंप्लीट है, यहां तक इसको लिखो। चलो आगे बढ़ू मैं। पीनियल ग्रंथि सबको क्लियर होनी चाहिए, बहुत सिंपल है, पीनियल ग्रंथि में कुछ भी नहीं है, 4-5 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। कौन कौन से पॉइंट हो जाएंगे? सबसे पहला पॉइंट, मानव की तीसरी अंग, थर्ड आई ऑफ ह्यूमन, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि। उसके बाद में इससे जो हार्मोन स्रावित होता है मेलाटोनिन हार्मोन। ठीक है, मेलाटोनिन हार्मोन जो इसे रात या अंधेरे का हार्मोन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अंधेरे में ज्यादा सिक्रीट होता है। मेलाटोनिन हार्मोन का उच्च स्तर नींद को प्रमोट करता है, और एफएसएच और एलएच जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होते हैं उनके लिए संदमनकारी प्रभाव दर्शाता है। ठीक है, बस अब हम पढ़ेंगे थायराइड ग्रंथि। दिख रहा है ना आपको? थोड़ा सा मुझे लग रहा है यहाँ पे धब्बा बन रहा है प्रकाश का, लेकिन कोई बात नहीं, इसको थोड़ी जल्दीबाजी में क्लास हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा मैनेज करेंगे। मुझे पता है मेरे बच्चे बहुत समझदार हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूँ हर चीज़ की कि कोई भी समस्या आप तक नहीं आए, लेकिन फिर भी क्या करें, छोटी छोटी समस्या है, आ जाती है ना। अब क्या है, लाइट नहीं है, अगर लाइट होती तो मैं ये जो विंडो है ये बंद करके पढ़ाता, है ना, मैं ट्यूबलाइट वगैरह ऑन कर लेता, लेकिन अब लाइट नहीं है तो खोलना पड़ेगा इसको, और नहीं खोलूंगा तो अंधेरा हो जाएगा पूरा कमरे में। चलो, थायराइड ग्रंथि, अगली हमारी जो ग्रंथि है वो है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि, सबसे पहले थायराइड ग्रंथि की अगर स्थिति की बात करूं तो मुझे नहीं पता किसी को ऐसा लग रहा होगा कि कहां पे होती है थायराइड ग्रंथि। सबको ही पता है थायराइड ग्रंथि कहां पे होती है, गले में। कहां पे होगी, गले में। पर ये जो थायराइड ग्रंथि होती है ना ये द्विपालित होती है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। थायराइड ग्रंथि जो है ना ये आपकी द्विपालित होती है, द्विपालित, बाइलोब्ड, बाइलोब्ड। और संख्या आपसे पूछ रहे तो थायराइड ग्रंथि एक ही होती है, ऐसा नहीं है 2 3 4, ऐसे नहीं, संख्या इसकी एक ही होती है, लेकिन वो द्विपालित होती है, एक इस साइड पाली एक इस साइड पाली, है ना। तो ये गले के अंदर आपकी पाई जाएगी, द्विपालित अवस्था में होती है गले के अंदर। थायराइड ग्रंथि के बारे में एक और ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, सबसे छोटी अभी जस्ट हमने पढ़ी, ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी, थायराइड ग्रंथि हो जाएगी, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। दिख रहा है क्लियरली, है ना, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि आपकी थायराइड ग्रंथि। अब अगर अपन थायराइड ग्रंथि के टीएस सेक्शन को देखें, टीएस का मतलब उसका एक छोटा सा पार्ट कट करके देखें तो उसमें 2 प्रकार की सेल मिलेगी। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की सेल मिलेगी थायराइड ग्रंथि की। अगर मैं बात करूं, ये हमारी थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि में 2 प्रकार की सेल मिलेगी। एक मिलेगी पेराफोलिक्यूलर सेल, हिंदी में लिख देता हूं इनको, पेरा फोलिक्यूलर सेल, पेराफोलिक्यूलर कोशिका, और एक मिलेगी फोलिक्यूलर कोशिका, है ना, फोलिक्यूलर कोशिका। पेराफोलिक्यूलर कोशिका जिस हार्मोन को स्रावित करती है उसे हम कहते हैं थायरोकैल्सीटोनिन। मेरे पास जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख रहा हूं, लेकिन ये एक ही नाम है, थायरोकैल्सीटोनिन। ये जो हार्मोन स्रावण करती है उसका नाम क्या है, थायरोकैल्सीटोनिन। और फोलिक्यूलर कोशिका जो हार्मोन स्रावण करती है उसका नाम क्या है, थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही, थायरोक्सिन हार्मोन। यहां तक जो मैंने बातें बताई वो क्लियर है कि नहीं है, नहीं है तो मैं फिर से समझाऊं। मैंने यहां पे कहा कि थायराइड ग्रंथि जो है वो आपकी 2 प्रकार की, उसका टीएस सेक्शन अगर देखें, उसको कट करके देखें तो उसमें 2 प्रकार की सेल मिलेगी। एक उसके अंदर मिलेगी फोलिक्यूलर सेल, और एक उसमें मिलेगी पेराफोलिक्यूलर सेल। पेराफोलिक्यूलर सेल जो होती है उससे जो हार्मोन स्रावित होता है उसको थायरोकैल्सीटोनिन कहते हैं।
लेकिन जो फॉलिक्यूलर सेल से हार्मोन स्रावित होता है उसको थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं। जो मुख्य हार्मोन होता है वो कौन सा होता है, थायरोक्सिन ही होता है। इसलिए आपसे जनरली कोई पूछे कि थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, थायरोक्सिन, आप ऐसे ही जवाब देते, ऐसे जवाब देते कि थायरोक्सिन हार्मोन, लेकिन वो इसका मुख्य हार्मोन है। केवल थायरोक्सिन हार्मोन ही नहीं, ये थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन भी स्रावित करती है। अब हमें ये भी पढ़ना पड़ेगा, है ना, अब हम बच्चे नहीं रहे हैं तो ये भी चीजें आपको समझनी है कि थायराइड ग्रंथि जो होती है उसमें दो प्रकार की कोशिका, फॉलिक्यूलर, पैराफॉलिक्यूलर। फॉलिक्यूलर सेल से जो हार्मोन स्रावित होता है उसको थायरोक्सिन कहते हैं, जो मुख्य हार्मोन है, और पैराफॉलिक्यूलर सेल से जो हार्मोन स्रावित होता है उसको थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन कहते हैं। यही बात होगी। अब ये जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है इसमें दो प्रकार के हार्मोन मिलते हैं, एक होता है T3 और एक होता है T4। T3 जो होता है ये लगभग 20% होता है और T4 जो होता है ये लगभग 80% होता है। यानी कि आपसे पूछ ले कि T3 और T4 में ज्यादा अमाउंट किसका है, T4 का, लेकिन ज्यादा प्रभावकारी कौन सा होता है, T3 होता है। आपसे पूछ ले ज्यादा प्रभावकारी कौन सा होता है तो वो T3 होता है। अमाउंट ज्यादा होने से कुछ नहीं होता, एक छोटी सी चीज भी बहुत बड़ा धमाका कर सकती है। तो इसलिए यहाँ पे T3 का अमाउंट भले ही कम हो लेकिन ज्यादा प्रभावकारी कौन होता है, T3 होता है। अब इसका पूरा नाम आपसे पूछ ले T3 का तो ट्राई आयोडोथायरोसिन, और इसका पूछ ले सॉरी, इसका पूछ ले ट्राई आयोडोथायरोसिन और इसका पूछ ले तो टेट्रा आयोडोथायरोसिन। क्यों, क्योंकि थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण आयोडीन और टायरोसिन अमीनो एसिड मिलकर के करते हैं। ये मैंने पहली क्लास में बता दिया, कौन मिलकर करते हैं, आयोडीन और टायरोसिन अमीनो एसिड्स। तो यहीं पे वही लिखना है, ट्राई आयोडोथायरोसिन और टेट्रा आयोडो, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, तो पूरा नाम लिख लोगे आप इसका, ट्राई आयोडोथायरोसिन, टेट्रा आयोडोथायरोसिन, ट्राई आयोडोथायरोसिन, टेट्रा आयोडोथायरोसिन। ज्यादा मात्रा किसकी, T4 की, ज्यादा प्रभावकारी कौन, T3। अब ये जो T3 है इसका T4 में रूपांतरण कहां पे होता है, T3 का T4 में रूपांतरण कहां पे होता है, तो ये होता है आपकी किडनी, किडनी, लिवर, ये जो अंग है इनके अंदर जो है वो T3 को T4 में बदला जाता है। समझ रहे हैं मेरी भाषा को, मैं जिस प्रकार से लिखवा रहा हूं आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, लेकिन जो चीजें मैं कह रहा हूं वो आपको समझ में आ रही है कि T3 का रूपांतरण T4 में कहां पे होता है, किडनी में और लिवर में। ये दो अंग है मुख्यतः जो आपको ध्यान में रखने हैं जहां T3 को T4 में रूपांतरित किया जाता है। बताओ इतनी बातें क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है, क्लियर है। अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है कि भाई जो थायरोक्सिन हार्मोन है इसका काम क्या है, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन है इसका काम क्या है, यही तो पढ़ना है भाई। और क्या पढ़ना है, जैसे पीनियल ग्रंथि हमने पढ़ी तो पीनियल ग्रंथि से जो उसकी मुख्य बातें थी वो लिखी, फिर उससे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है वो लिखा, और फिर उस हार्मोन के कार्य क्या है, इसके अंदर भी इसकी जो मुख्य बातें वो लिखी, फिर इससे के अंदर कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं वो लिखे। अब इन हार्मोन के कार्य पढ़ते, कोई भी चीज पढ़ो उनका एक पर्टिकुलर तरीका होता है, उसी से पढ़ते हैं अपन, ताकि दिमाग में रहे कि हमें क्या क्या पढ़ना है भाई। ग्रंथि, ग्रंथि नाम आते ही ग्रंथि के अंदर आपको ध्यान रखना है उससे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, वो हार्मोन क्या काम करता है, उसके हार्मोन की अधिकता से कौन सा रोग होगा, उसकी कमी से कौन सा रोग होगा, और उस ग्रंथि की एक दो कोई अलग बात है, स्पेशल बात है तो वो याद रखनी। और क्या पढ़ोगे ग्रंथि, यही बातें हैं बस, ठीक है। तो यहां तक किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताएं, अभी भी होना नहीं चाहिए, बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब मैं आपको पहले पढ़ाऊंगा थायरोक्सिन हार्मोन के कार्य और फिर पढ़ाऊंगा थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन के कार्य। इसका सिर्फ एक ही काम है, बहुत सिंपल सा, इसके 2-3 काम है, क्लियर। इसको नोट कर लो, इन चीजों को नोट कर लो आप अपने हिसाब से, मिटाओ। चलो अब हम पढ़ेंगे थायरोक्सिन हार्मोन के कार्य। थायरोक्सिन थायरोक्सिन हार्मोन के कार्य, क्या क्या काम करता है। पहला काम लिखना आपको, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा के उपापचय, मेटाबॉलिज्म, उपापचय का नियमन, रेगुलेशन ऑफ द
मेटाबॉलिज्म किसकी? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, तीनों के उपापचय का रेगुलेशन कौन करता है? थायरोक्सिन हार्मोन करता है। दूसरा काम आपसे पूछ ले तो इसका दूसरा काम होता है एरिथ्रोपोएसिस। एरिथ्रोपोएसिस का मतलब होता है आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया। ये हमने शायद ब्लड के अंदर भी पढ़ा, आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया। आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एरिथ्रोपोएसिस। एरिथ्रोपोएसिस हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में लिख लो एरिथ्रोपोएसिस। तो आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया में भी ये क्या होता है? सहायता करता है। तीसरा काम अगर मैं पूछूं आपसे या फिर लिखूं तो फिजिकल व मेंटल ग्रोथ के लिए आवश्यक, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन होता है, आपने पीयूष ग्रंथि के अंदर पढ़ा कि उससे ग्रोथ हार्मोन स्रावित होता है, तो वो फिजिकल ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है। लेकिन थायरोक्सिन हार्मोन फिजिकल ग्रोथ के लिए भी आवश्यक होता है और साथ ही साथ मेंटल ग्रोथ के लिए भी आवश्यक होता है थायरोक्सिन हार्मोन। ये आपके इनके काम हो गए। और अगर मैं बात करूं इसके अंदर थायरोक्सिन हार्मोन के अंदर अगर और बात करूं तो ये आपकी बीएमआर पूरा नाम क्या होता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी कि वही उपापचय वाली बात है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होती है उसको बढ़ाने का काम करता है, को बढ़ाता है। ये चार इसके मोटा मोटी फंक्शन आपको ध्यान में रखने हैं थायरोक्सिन के, इससे बाहर सवाल नहीं बनेगा। सिंपल से चार काम है। कौन कौन से काम? पहला है कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के उपापचय का नियमन। दूसरा है बेसल मेटाबॉलिक रेट का बढ़ाना, सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी मेटाबॉलिज्म, यहाँ पे मेटाबॉलिज्म, इनको साथ में याद रख लो। तीसरा काम एरिथ्रोपोएसिस यानी कि आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया में ये भाग लेता है। और चौथी फिजिकल ग्रोथ और मेंटल ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक बात है, काम समझ में आ गए? बहुत सिंपल से काम है। अब हम बात करें थायरोकैल्सिटोनिन। एक प्रकार का और हार्मोन है जो थायराइड ग्रंथि के पैराफोलिकुलर सेल से स्रावित होता है, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन के कार्य, इसका बस एक ही काम है जो आपको ध्यान में रखना है। थायरोकैल्सिटोनिन का एक ही काम है जो आपको ध्यान में रखना है। ये क्या करता है? रक्त में कैल्शियम के स्तर को, कम करता है। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन। अब ये क्यों कहते हैं आप सुनो। हार्मोन हाइपर का मतलब होता है, हाइपर का मतलब क्या होता है? सॉरी हाइपर नहीं, हाइपो कैल्सेमिक हार्मोन। हाइपर का मतलब ऐसे याद रखो, टोन सेट हो जाएगी, हाइपर ऊपर, और अपने आप अगर कम हो गया तो उसका हाइपो हो जाएगा, है ना? कम हो गया तो हाइपो हो जाएगा, हाइपर का ऊपर तो हाइपो का कम। अब कैल्शियम है तो कैल्शियमिक आ जाएगा पीछे। अब ये क्या करता है? कम करता है, मतलब हाइपो लगेगा इसके आगे, है ना? ये चीजें आपको समझ आ जाएगी। जैसे मैं ग्लूकोज की बात करूं तो पीछे ग्लाइसेमिक आ जाएगा, और ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रहा है ब्लड में तो हाइपरग्लाइसेमिक, और कम कर रहा है तो हाइपोग्लाइसेमिक। उसी प्रकार ये रक्त में कैल्शियम लेवल को कम कर रहा है, कम करने के लिए हाइपो, और कैल्शियम है तो कैल्शियमिक। अगर ये कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता, जब अपन आगे पैराथायरॉइड ग्रंथि पढ़ेंगे तो वो वहां पे उसके अंदर जो हार्मोन होगा वो कैल्शियम के लेवल को बढ़ाएगा तो वो हाइपर कैल्शियमिक हो जाएगा। लेकिन ये कम कर रहा है तो हाइपोकैल्शियमिक हो जाएगा। समझ आ रही है? इतनी बातें मुझे लगता है आपको समझ में आ रही होगी। तो बस इसका एक ही काम है, रक्त में कैल्शियम लेवल को कम करता है। कौन? थायरोकैल्सिटोनिन। नाम नहीं आ रहा है कैल्शियम तो कैल्सिटोनिन, और इतना सा आपको याद रख लेना कि ये कम करता है। ठीक है, तो ये दोनों जो हार्मोन है थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाले, थायरोक्सिन और थायरोकैल्सिटोनिन, दोनों के काम आपको याद रखने हैं। सिंपल से काम है, ये तो यहीं पे याद हो जाएगा, ये भी यहीं पे हो जाएंगे, वैसे कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, इतनी बातें अगर आपको क्लियर है तो फिर अपन पढ़ेंगे इनसे होने वाले रोग, है ना? इनसे कौन कौन से रोग होते हैं वो अपन पढ़ेंगे, अगर इतनी बातें आपको क्लियर है तो। इतनी बातें क्लियर है? चलो
अब अपन पढ़ेंगे थायरोक्सिन हार्मोन की अगर कमी हो जाती है तो उससे कौन कौन से रोग होते हैं, है ना। अब थायरोक्सिन की कमी से कौन से रोग होते हैं और थायरोक्सिन की अति से कौन से रोग होते हैं। अति का मतलब ज्यादा स्रावित हो गया तो कौन से रोग हो गए, और कमी से कौन से रोग हो गए। तो अति से तो केवल एक रोग ही पढ़ना है, कमी से 3-4 रोग है। पहले अपन पढ़ लेते हैं कमी से होने वाले रोग। थायरोक्सिन की कमी से होने वाले रोग, थायरोक्सिन की कमी से होने वाले रोग। कमी से कौन कौन से रोग होते हैं पहले तो सुन लो। एक जो रोग होता है उसको कहते हैं क्रिटिनिज्म, क्रिटिनिज्म हिंदी में कहते हैं जड़ वामनता, लिखना है तो लिख लो क्रिटिनिज्म। दूसरा जो इसमें होता है ना वो होता है मिक्सोडर्मा, मिक्सोडर्मा जिसको अपन गल डिजीज भी कहते हैं, गल डिजीज। गल वैसे अपन मारवाड़ी भाषा में गल घाटे को भी कहते हैं, घाटा मतलब गला, उसको गल कहते हैं। किसी को पता है तो पता है, नहीं तो नहीं। तीसरी बात अगर हम बात करें, क्रिटिनिज्म हो गया, मिक्सोडर्मा या गल डिजीज हो गया, एक इसके अंदर हो जाएगा आपका घेंगा रोग, घेंगा रोग, और चौथा हो जाएगा इसमें हाशीमाटो रोग, हाशीमाटो रोग। ये चारों के चारों रोग जो होता है ना वो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होते हैं। चारों के चारों हार्मोन थायरोक्सिन की कमी से होते हैं। घेंगा रोग को अपन सिंपल गोइटल कहते हैं, सिंपल गोइटल। ये चारों के चारों रोग किससे होते हैं, चारों के चारों रोग थायरोक्सिन की कमी से होते हैं। बस ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ज्यादा कुछ नहीं रख पाओ तो इतना रख लोगे। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल बात है, जैसे कि हाशीमाटो रोग की बात करूं तो ये एक स्वयं प्रतिरक्षा जनित रोग है, स्वयं प्रतिरक्षा जनित रोग है। ये विशेष बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। स्वयं प्रतिरक्षा जनित रोग क्या मतलब हुआ सर स्वयं प्रतिरक्षा जनित रोग का? स्वयं प्रतिरक्षा जनित रोग का मतलब है कि इसके अंदर जो एंटीबॉडी होती है वो एंटीबॉडी थायराइड के विरुद्ध काम करने लग जाती है। हमारे शरीर के अंदर एक इम्यून सिस्टम होता है, प्रतिरक्षा तंत्र होता है, जो जनरली बाहर से आने वाले विषाणु कीटाणु जो भी जहरीले चीज होते हैं या फिर सूक्ष्म जीव होते हैं उनके प्रति काम करता है। लेकिन जब ये बॉडी के ही किसी अंग के विरुद्ध काम करने लग जाए तो इसे कहते हैं स्वयं प्रतिरक्षा, है ना। तो यहाँ पे एंटीबॉडी क्या करेगी, थायराइड ग्लैंड के विरुद्ध ही काम करके उसको नष्ट कर देगी। तो थायराइड ग्रंथि को अगर नष्ट कर देंगे तो थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बन पाएगा। समझ रहे मेरी बात को, थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बन पाएगा। तो ये हाशीमाटो रोग में ऐसा ही कुछ होता है, थायराइड ग्रंथि को यहाँ पे एंटीबॉडीज नष्ट कर देती है जिससे थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बन पाता है। तो ये एक स्वयं प्रतिरक्षा जनित रोग है। घेंगा रोग की बात करूं तो ये आपसे पूछ ले थायरोक्सिन की कमी या आयोडीन की कमी, एक ही बात है। आयोडीन की कमी होगी तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा, थायरोक्सिन की भी कमी हो जाएगी, क्योंकि थायरोक्सिन बनने के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। आयोडीन और टायरोसिन अमाइनो एसिड मिलकर ही थायरोक्सिन का निर्माण करेंगे। तो आयोडीन की कमी कम हो या थायरोक्सिन की कमी कम हो, एक ही बात है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो थायराइड ग्रंथि होती है ना वो फूल जाती है, थायराइड ग्रंथि क्या हो जाती है, फूल जाती है। ये कुछ विशेष बात है जो आप याद रख सकते हैं, थायराइड ग्रंथि फूल जाती है। वैसा ही मिक्सोडर्मा और गल डिजीज या क्रिटिनिज्म की बात करूं तो इनके अंदर भी थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है। बस इतनी सी बातें याद रख लेना, और कोई ज्यादा कंडीशन है नहीं, ठीक है भाई। बीएमआर यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे लिखूं बीएमआर का घटना, तो क्या इसमें आपको याद रखने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। सोचो आप, मैंने क्या कहा, थायरोक्सिन हार्मोन बीएमआर को बढ़ाता है। अगर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो गई तो बीएमआर तो अपने आप कम हो जाएगी ना। ये याद रखने वाली बात है नहीं, ये साइंस वाले बच्चे के लिए कॉमन सेंस की बात है ना। तो ये चीजें मैं लिखाता ही नहीं हूं, लेकिन लिखा था क्या नहीं। क्रिटिनिज्म इसके अंदर भी वही है, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है। एक चीज ये ध्यान रखना, ये जो होता है ना ये बच्चे के अंदर होती है, बच्चों में, ठीक है, क्योंकि ये वयस्क अवस्था में होती है, वयस्क अवस्था। ये भी डिफरेंस याद रख लो, मैंने छोटे छोटे सारे पॉइंट लिखवा दिए। लेकिन मेनली आपको क्या याद रखना है, मेनली आपको याद रखना है स्वयं प्रतिरक्षा जनित रोग कौन सा है, हाशीमाटो। या फिर आपको सिंपल सा याद रखना है कि कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो 4 रोग, क्रिटिनिज्म, मिक्सोडर्मा, सिंपल गोइटल, हाशीमाटो। इतनी बातें याद रख लोगे तो फिर डन है, कोई ज्यादा आपको दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। इनको नोट कर लो। अब हम पढ़ेंगे थायरोक्सिन हार्मोन ज्यादा स्रावित हो गया तो क्या होगा, इसको मिटा दूं। इससे सिर्फ एक ही रोग है, डरना नहीं, बस एक ही रोग है जो थायरोक्सिन की अति स्रावण से,
थायरोक्सिन की अति अति का मतलब समझते हैं, ज्यादा स्रावित हो गया तो कौन सा रोग होगा? एक रोग है उसका नाम याद रखना, एक्सोपथेल्मिक एक्सोपथेल्मिक गोइटर। हिंदी में इसको कहते हैं नेत्रोत संधि घेंगा। तो याद रखना चाहो तो रख लो, लेकिन मुझे जहां तक लगता है इंग्लिश में याद रखो, एक्सोपथेल्मिक गोइटर। दूसरा इसको जो है वो ग्रेव डिजीज भी कहते हैं, ग्रेव डिजीज, या इसको पेरी डिजीज भी कहते हैं। मतलब इसके तीन नाम है जो आपको ध्यान रखने हैं, ग्रेव डिजीज या पेरी डिजीज, पेरी डिजीज। और ये भी एक खास बात इसमें ध्यान रखना है, ये भी एक स्वयं प्रतिरक्षा जनित रोग है। ये भी क्या है? स्वयं प्रतिरक्षा जनित रोग है। ये इसकी खास बात है, ये भी स्वयं प्रतिरक्षा जनित रोग है। समझ में आ रही बातें? ये भी स्वयं प्रतिरक्षा जनित रोग है। जैसे हाशीमाटो रोग, वो भी स्वयं प्रतिरक्षा जनित था, और ये सिंपल जो एक्सोपथेल्मिक गोइटर है, ये भी स्वयं प्रतिरक्षा जनित रोग है। लेकिन डिफरेंस क्या है? हाशीमाटो थायरोक्सिन की कमी से होने वाला रोग है, जबकि एक्सोपथेल्मिक गोइटर थायरोक्सिन की अत्यधिक स्त्रावण से होने वाला रोग है। ये दोनों में डिफरेंस है जो आपको क्लियर करके रखना है। ठीक है, बस इसमें इतना सा याद रखना है, इसमें आपको इतनी सी याद रखनी है बस। लिख लिया इसको? ठीक है, चलो आज अपन इतना ही रखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आपको शायद क्लास में दिक्कत हो रही होगी, कम दिख रहा होगा, तो अपन नेक्स्ट क्लास में बाकी की जो ग्रंथियां हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं, अब हमारी बहुत 4-5 ग्रंथि और बची थी। आज हमने 3 ग्रंथि पढ़ी, इन तीनों को आपको याद रखना है। ठीक है, पीनियल ग्रंथि हमने पढ़ी और थायराइड 2 ही पढ़ी। ठीक है, तो पीनियल ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि, इन दोनों को आपको अच्छे से क्लियर करके चलना है। अब जब मैं पैराथायराइड पढ़ाऊंगा, थाइमस पढ़ाऊंगा, तो वो बिल्कुल छोटी छोटी 5-5 मिनट की बातें हैं। पैराथायराइड है, थाइमस है, एड्रिनल ग्लैंड थोड़ी सी बड़ी है, उसको अपन कर लेंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। बस आप, मैं कह रहा हूँ ना, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, जितना मैं आपको लिखा रहा हूँ, उतने को आप अच्छे से कर लो, आपको इससे बाहर सवाल नहीं मिलेंगे। बस इतना विश्वास रख के आप ईमानदारी के साथ नोट्स बनाते जाओ, उनको रिवीजन करते जाओ उनका, बस आपका काम फिनिश है, इतना सही। ठीक है, बाकी मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।